अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान का जो आखिरी अशरा है वो सब लोगों को मुबारक हो। और आज जो हमाद अज़हर साहब और मैं आपके सामने आए हैं, जो लेटेस्ट सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके ऊपर जो तरीक़े इंसाफ का मौक़िफ़ है और जो मामला हैं उनके ऊपर बातचीत करने के लिए। सबसे 2 दिन हो गए हैं मैंने इंतज़ार किया कि हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा या कोई इंटीरियर मिनिस्टर या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या बल्कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर उन इंकशाफात के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देंगे, कोई बातचीत करेंगे जो मकबूजा कश्मीर के गवर्नर सत्यापाल की तरफ से आए हैं। जो मकबूजा कश्मीर के जो गवर्नर हैं सत्यापाल, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं पुलवामा के हवाले से, उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ना देना एक हैरानकुन बात है। क्योंकि सत्यापाल ने ये कहा है, और सत्यापाल मलिक जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो बड़े पावरफुल गवर्नर थे मकबूजा कश्मीर के। उन्होंने ये कहा कि ये जो पुलवामा का वाक़या हुआ, ये कतई तौर के ऊपर जो इंडियन होम मिनिस्ट्री है या वजारत दाखिला है, उसकी गलत पॉलिसी की वजह से ये वाक़या हुआ। और उसके बाद नरेंद्र मोदी और अजीत डोवल ने यह फ़ैसला किया कि इसका ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। इतने बड़ा उनका जो इंटरव्यू है, जिसके ऊपर हिंदुस्तान के अंदर तो एक बहुत बड़ी आग लगी हुई है। मैं हैरान हूँ कि जिनके ऊपर ब्लेम शिफ्ट हुआ है वो बात ही नहीं कर रहे। मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो की और मौजूदा हुकूमत की अजीत डोवल से और नरेंद्र मोदी से इतनी बड़ी हुई मोहब्बत क्या है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान को सफारती तौर के ऊपर हर जगह तनहा करने में कामयाब है। श्रीनगर के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। सऊदी अरेबिया जैसा दोस्त मुल्क पाकिस्तान का कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी, ये जो हिंदुस्तान के साथ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जो है वो जा रहा है। कश्मीर का जो हमारा मुद्दा है वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही। और अब ये जो पुलवामा के ऊपर इतनी बड़ी रिवोल्यूशन हुई है, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है, उसके ऊपर भी सुम्मुन बुकमुन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत बैठी है। तो मैं इस वक्त इस पर भी एहतजाज करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा ज़ाती भी इशू ये है कि जब कश्मीर के ऊपर जब मैंने तकरीर की तो उसके बाद हिंदुस्तान के मीडिया में इतना शोर मचा और इन्होंने इंटरपोल में जो है वो कहा जी हम मामला उठा रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मिनिस्टर जो है इसको हिंदुस्तान के हवाले किया जाए। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि आज ये जो पाकिस्तान विंडिकेट हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज विंडिकेट हुई, ये और उसके ऊपर पाकिस्तान में कोई आवाज़ ही नहीं है और पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं हो रही है। सो मैं ये तमाम जो कंसर्न लोग हैं, जो उसमें ISPR भी शामिल है और बाकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, फॉरेन ऑफिस है, भाई आप लोग जो है इसके ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे और आपकी पोजीशन क्या है इसके ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर, इस पर हमें बताएं। दूसरी बात यह है, जो कल फजलुर रहमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाकी तो उन्होंने इधर उधर की जो है वो बातें की हैं जिनका कोई सर है ना पैर है, वो तो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो कहते हैं मैं इमरान खान को नहीं मानता, ये नहीं मानता। आपकी हैसियत क्या है? आप एक सूबाई पार्टी हैं, एक छोटी सारी आप डिवीज़न के अंदर आपकी 5-6 सीटें आती है। इस वक्त भी JUI की मेरे ख्याल को 3-4 सीटें हैं। अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। आपकी हैसियत नहीं है कि आप इमरान खान को कह सकें कि वो पॉलिटिकली रेलिवेंट हैं या रेलिवेंट हैं। आप ख़ुद एक नीश के पॉलिटिशियन हैं। आपने कुछ लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में लोग बेवकूफ़ बनते होंगे आपकी बातों से। ओवरऑल तो देखिए आप एक नेशनल लीडर नहीं है। फजलुर रहमान की कोई हैसियत नहीं है, ना ही कोई नेशनल हैसियत है, ना ही उनकी कोई जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कोई वो ऐसा नाम है कि जिसके बग़ैर मामला जो है वो आगे नहीं चलना। उन्होंने लेकिन जो सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जनरल फैज़ साहब की तरफ से धरने में कि वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, यानी नए इलेक्शन की तरफ जो हैं वो जाएंगे।
अब ये बड़ा संगीन एलिगेशन है, इस तरह की बातें मीडिया में आ तो रही थी, ये गुफ्तगू आ तो रही थी मीडिया में कि जो धरना दिया गया था फजलुर रहमान की तरफ से उसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। इसी तरह से जो TLP के धरने हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। लेकिन अब फजलुर रहमान की तरफ से ये इंकशाफ होना बड़ी अहमियत का हामिल है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अब तहकीकात की ज़रूरत है। और फजलुर रहमान साहब ने चूँकि नाम लिए हैं और उन्होंने कहा है कि किन किन लोगों से उनकी गुफ्तगू हुई थी, बातचीत हुई थी, इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए। क्योंकि ये जो मामला है कि हर वक्त पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार हो कि वो हुकूमतों को लाती और भेजती रहे, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। जो हम देख रहे हैं 75 सालों में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हुए हैं वो इन्हीं वजूहात से हुए हैं। और ये एलिगेशन फजलुर रहमान साहब का बहुत संगीन है और इसके ऊपर बहुत अहम है कि एक कमीशन बना के इसके ऊपर देखा जाए कि ये जो धरने हुए या जो मामलात हुए वो किस तरह से उनको किसने यकीन दहानी कराई, कौन कौन लोग जो थे वो उसमें मुलव्वस थे और उसके मुताबिक जो है वो आगे चला जाए। कल लाहौर में लॉयर्स की बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की जो सबसे जयद सबसे बड़े जो लीगल ब्रेन्स हैं, जो कानूनी दिमाग हैं पाकिस्तान के, वो बैठे हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसके ऊपर बड़ी तफसीली बातचीत की है। और उन तमाम का ये कंसेंसस है दो बातों के ऊपर। पहली बात ये कि इलेक्शन होने ज़रूरी नहीं है, ये आइनी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद होना लाजम है। ये दो बातें हैं जो कल के जो लीगल मूड है उससे निकली हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद होना लाजम है। अगर करारदादों से आइन बदल जाते, कल मैं देख रहा था कि हुकूमत के हमारे दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे हमें आइन साजी से रोका जा रहा है। डॉक्टर साहब आपको फ़र्क पता होना चाहिए आइन में तब्दीली कैसे होती है और करारदाद की क्या हैसियत है। करारदाद की कोई लीगल हैसियत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आप जिस तरीके से धड़ाधड़ अपने लोगों को आगे बिठा के करारदादें पास कर रहे हैं, सवाए इसके कि आप रद्दी में इजाफा कर रहे हैं और कोई उसका फ़ायदा नहीं है। ये जो करारदादें हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला लीगली बाइंडिंग है और इस वक्त पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट होंगे। हम देख रहे हैं कल स्टेट बैंक के पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होने हैं और हमें उम्मीद है कि ये पैसा जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर जिस तरह वो वादा करके आए हैं वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और पंजाब में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। ये इंतहाई अहम है क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं अदलिया बतौर इदारा डिसफंक्शनल हो जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी सिस्टमेटिक कैंपेन के ज़रिए जो अदलिया है उसको इर्रेलेवेंट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। बस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले हुक्म दिया कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए जाएँ, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप देखते हैं हसन न्याजी, अली अमीन गंडापुर, इनकी ज़मानतें हुई और उस ज़मानतों के बावजूद इनको उठा के ले गए। फिर अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना ले जाया जाए, उनको उठा के भक्कर जो है वो ले गए। जो फ़ैसले हो रहे हैं अदालतों के उनको सिस्टमेटिक तरीके से बाकायदा एक सोच समझ कर उनको इर्रेलेवेंट किया जा रहा है कि उनके ऊपर अमल दरामद, मर्ज़ी का फ़ैसला होगा तो हम अमल दरामद करेंगे, मर्ज़ी का नहीं होगा तो हम अमल दरामद नहीं करेंगे। इसके नतीजे में पूरी जुडिशरी बैठ जाएगी अगर अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। हम देख रहे हैं जजेस की फैमिलीज़ के ऊपर, जजेस के ऊपर जिस तरह से कैंपेन बनाई जाती है। एक इर्रेलेवेंट आदमी जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है, वो जाके करता है, रेफरेंस डालता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर और 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, और पैमरा फ़ोन करती है टेलीविज़न चैनल्स को कि ये रेफरेंस जो है इसको आपने मेन हेडलाइंस में जगह देनी है। इस वक्त जो PTA है वो सोशल मीडिया के ऊपर जुडिशरी के ख़िलाफ़ कैंपेन को लीड कर रही है
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस वक्त जो पैमरा है वो इस कैंपेन को लीड कर रही है। तो जुडिशरी को एक चीज़ और देखनी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट होगी चीफ जस्टिस साहब से, ये जो आपने प्रेस रिलीज़ जारी की है कल, ये जुडिशरी का काम नहीं है प्रेस रिलीजेस जारी करना। आप अपने फैसलों से बोलें। आप ज़रा बुलाएं जिन लोगों ने ये ट्वीट लगाई थी और सोशल मीडिया के ऊपर कहा था कि जजेस का इतना आपस में झगड़ा हो गया कि आपस में हाथापाई हो गई, ज़रा वो नंबर आपको बताएं कि वो किस नंबर से जुडिशरी को फीड किया गया, कि जुडिशरी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किन नंबरों से फीड किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब और जजेस जो हैं, उम्र ही होती है, इंसान चला जाता है। कल हमारे रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, कल उनकी हादसे में डेथ हुई है, अभी उनका जनाजा नहीं हुआ था तो लॉबी शुरू हो गई कि कौन रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर बनेगा। ये ज़िंदगी ऐसी होती है, अपनी कदमों के ऊपर आप खड़े होंगे, दिलेराना बातें करेंगे, दिलेराना फैसले देंगे तो लेगेसी बनेगी, कौमें याद करती हैं। वरना तो आज मरे कल दूसरा दिन, किसी को पता ही नहीं कौन था कौन नहीं था। आप सिर्फ उन नंबरों को मंगवाइए जिन्होंने ये मीडिया को फीड किया कि जजेस के दरमियान चैम्बर के अंदर जो है वो ये हुआ है, और फिर जजेस की जो कॉलोनी है, जजेस कॉलोनी में तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई सहाफ़ी या कोई वहाँ पे, तो वो तो आउट ऑफ बाउंड एरिया है, वहाँ से कैसे खबरें जो निकल आई और किस नंबर ने मीडिया को फीड किया। ये दो बातों के आप सवाल ढूंढने, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैंपेन कहाँ से हो रही थी, कौन कर रहा था। और आपके बड़े फैसले जो हैं, कौम आपके बड़े फैसलों की मुंतज़र है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। और इसी तरीके से जो एक सिस्टमेटिक तरीके से तरीके इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, अली जैदी को उठा लिया गया है, अली अमीन गंडापुर को उठा लिया गया है। अब्दुल सत्तार नियाज़ी केस में जो उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने ये हुक्म दिया था एक ओमनी बास बेल का। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जो तमाम इस वक्त एक सियासी बुनियादों पर मुकदमे हो रहे हैं, उसका ट्रैक किया जाए, उसको ट्रैक करें कि वो कैसे हो रहे। पूरे पंजाब में हर MNA और MPA को एंटी करप्शन का नोटिस मिल गया। हर शख्स इस वक्त तरीके इंसाफ का जो है वो किसी न किसी मुकदमे में मुलव्वस है। 3100 लोग अरेस्ट किए गए हैं 2 हफ्ते में। तो चीफ जस्टिस साहब और द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को आपने सेफगार्ड करना। ये किसी हुकूमत का तो काम है ही, लेकिन हुकूमत इतनी बेशरम है कि ज़ाहिर है उसका तो ताल्लुक़ ही नहीं है किसी आइन से। लिहाजा पूरी कौम इस वक्त आपको देख रही है और आपके दिलेराना फ़ैसले पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लिखेंगे। अगर दिलेराना फ़ैसले करेंगे तो कौम आपके साथ भी खड़ी होगी और तारीख़ भी पाकिस्तान की बदली जाएगी। और अगर मसलहत के ऊपर आ गए आप, तो मसलहत के ऊपर आके तो लोग आते हैं चले जाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, बात ख़त्म हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वक्त जिस तरह से पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, आप ये फ़ैसले दिलेराना फ़ैसले करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज तहरीके इंसाफ ने सदर ममलिकत को, आपसे कुछ देर पहले हमने सदर ममलिकत को ये ख़त लिखा है जिसमें उनसे मैंने 2 नुकात के ऊपर इंटरवेंशन की, दखल अंदाजी की दरख्वास्त की है। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी जो एक्सटेंशन है, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो अपना जो बुनियादी काम था यानी इलेक्शन 90 दिन में कराना, उसमें वो नाकाम हो गई। लिहाजा इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक रिपोर्ट तलब करें कि वो क्यों नाकाम हो। दूसरा नुक्ता ये कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन के लिए अपॉइंट की जाती हैं। 22 जून को जो 22 अप्रैल को जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और 23 तारीख से आइन खामोश है कि पंजाब के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसके 1 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फ़ैसला आया है उसमें उन्होंने करार दिया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन को एक्सटेंड कर सके। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इलेक्शनों की काइन में नहीं है और आर्टिकल 187 को सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है कि जिसके तहत वो जस्टिस के लिए फ़ैसले कर सकते हैं। अब जो मामला है केयर टेकर गवर्नमेंट्स का,
वो भी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को घर भेजे और एक एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं जो कि हाज़र सर्विस जज भी हो सकता है और रिटायर्ड जज भी हो सकता है, जो 22 के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संभालें और सिर्फ इलेक्शन की तरफ जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करें। तो सुप्रीम कोर्ट को हम ये कह रहे हैं को दरख्वास्त करेंगे, अगर सदर साहब ने ये लेटर जो है उसके ऊपर रेफरेंस भेज देते हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरी सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उनसे हम ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले किया जाए और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको घर भेज दिया जाए, क्योंकि ये इसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो अब मैं हमाद अज़हर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि बाकी नुकात के ऊपर हो चुका $70 और एक वजह है, और वो वजह ये है कि डिफ़ॉल्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी थी वो पहले पैदा करके डिफ़ॉल्ट को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। यानी डिफ़ॉल्ट के बाद अमूमन मुल्कों में के अंदर एलसियाँ नहीं खुलती, इम्पोर्ट की के लिए डॉलर्स मुहैया नहीं होते प्राइवेट सेक्टर को या इवन गवर्नमेंट सेक्टर को, और वो चीज़ पहले ऑलरेडी जो है वो नाफिजुल अमल हो चुकी है। और ये ऐसा ही है कि किसी के हाथ में अगर दर्द हो रही हो तो आप बजाय कि डॉक्टर उसके हाथ का इलाज करे उसका हाथ ही काट दे और कहे कि मैंने दर्द जो है वो ख़त्म कर दी है। यही बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है कि इंपोर्ट रोक के, कैपिटल कंट्रोल्स करके, आउटवर्ड पेमेंट्स रोक के, कारोबारी ज़िंदगी को ख़त्म करके, बेरोज़गारी पैदा करके 40 लाख लोग ऑलरेडी पॉवर्टी की लकीर से नीचे चले गए हैं, गुर्बत की लकीर से, और हर हफ्ते लाखों लोग मज़ीद जा रहे हैं। ये सारे हालात पैदा करके तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से रोका जा रहा है। तो मेरी अर्ज़ सिर्फ ये है कि क्योंकि ये लोग आए तो नहीं थे किसी मुंतखब तरीके से, इनको लाया गया था और ये हुकूमत अब चल भी नहीं रही, इसे चलाया जा रहा है, तो लिहाजा ये मुल्क के साथ कोई हुब्बुल वतनी नहीं है कि जो इस टोले को जिससे ना काम हो रहा है ना हुक्मरानी हो रही है कि इसको अब बैसाखियों के ज़रिए खड़ा किया जाए और आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए, सिर्फ चंद लोगों की ज़िद की खातिर या 2 घरों के सरमाए की खातिर और 2 घरानों के इक़्तिदार की खातिर। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की मईशत जो इमरान खान साहब के वक्त में 6% पे बढ़ रही थी, आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 0.4% पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माशी माहिरीन हैं उनके मुताबिक इस साल हम मनफी ग्रोथ में जाएंगे। अब ये मनफी ½ होती है, 1% होती है, लेकिन ये बहुत एक संगीन बात है। उसकी वजह यह है कि जंगों के अदवार में भी, वबा के अदवार में भी हम मनफी ग्रोथ में एज सच कभी नहीं गए। थोड़ा सा 1 साल सिर्फ आया था जिसके अंदर कोरोना के दौरान मनफी, वो भी पॉइंट समथिंग था, और अगले साल उतना ही ज़्यादा
हमें ग्रोथ जो है वो नज़र आ गई 4.5% और फिर 6% पे हम चले गए। तो ये 11 माह में जिस दौरान कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी आफत नहीं टूटी सवाए रजीम चेंज ऑपरेशन के, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मनफी ग्रोथ में जा रही है। कारोबार बंद पड़े हैं, लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं। 40 लाख लोगों का तो वर्ल्ड बैंक ने डेटा दे दिया है कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे 12 माह में चले गए हैं, लेकिन हर हफ्ते अब मज़ीद लाखों लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ऐसे ज़्यादा देर मामलात नहीं चल सकते। हमारे मुल्क के अंदर कभी ऐसे हालात पहले देखने में नहीं आए जो आज देखने में हमें मिल रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ अननेसेसरी और अवॉइडेबल था, यानी कि ये जो बहरान आया है इसका कोई जवाज़ नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ रजीम चेंज के बाद पहले मिफ्ता साहब की ये ज़िद थी कि IMF पे नहीं जाना, हुकूमत करनी है नहीं करनी, और उसके बाद जब इसहाक डार साहब आए तो इन्होंने जो अपने रुपये को फ़िक्स करने की कोशिश की, फिर रुपये फ़िक्स भी नहीं हुआ और IMF को भी अपने से बहुत दूर कर लिया। तो ये सारा का सारा जो 12 माह के अंदर मसला आया है ये इसकी वजह से। अब मैं कुछ थोड़ा सा एक बात बड़े ज़रूरी मरहले पे करना चाहूँगा, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो 20 अरब रुपए के फ़ंड्स हैं। 20 अरब रुपए के फ़ंड्स का मतलब क्या है? इस साल वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतें और दोनों इकाइयाँ पाकिस्तान में 20,000 अरब रुपया खर्चेंगी। सिर्फ मार्च के माह के अंदर 70 अरब रुपया PDM के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इशू किया गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि PPP के अंदर जो सिंध में रेट है वो कमीशन का किकबैक का 40% है इन फ़ंड्स के ऊपर, और पंजाब में जो PDM है उनका 20% है। तो आधा पैसा तो आप समझ लें कि ये वैसे ज़ाया हो गया। 30-35 अरब तो इनकी जेबों में चला जाएगा जिन चोरों को हम पे मुसल्लत किया गया। 70 अरब रुपया मार्च में इशू किया गया, और पूरे ये जो 12 माह ये जो फिस्कल ईयर हमारा गुजरा है 20,000 अरब रुपया वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो है वो खर्च करेंगी। लेकिन इनके पास 20 अरब रुपये पाकिस्तान में आइन की पासदारी और जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए नहीं है। मैं आपको एक और बात ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा इस साल खसारा 6,000 अरब होगा और 7,000 अरब से ज़्यादा FBR जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन के फंड्स एक चार्ज एक्सपेंडिचर है आर्टिकल 81 के नीचे, यानी कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है, ऑडिटर जनरल की, अटॉर्नी जनरल की, सदर पाकिस्तान की तनख्वाह होती है और ख़र्चा होता है। इलेक्शन कमीशन का तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर्टिकल 81 के नीचे वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग नहीं होती। ये ऐसा क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि कोई भी वरना तो पार्लियामेंट और असेंबली वजूद में आए और वो फंड्स रोक के अपने इक़्तिदार को लामहदूद कर सकती है। इसलिए जब आइन बना तो जो आइन बनाने वाले थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में पहले सोच रखा था। तो आर्टिकल 81 के तहत ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, और आर्टिकल 81 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल के हुक्म के नतीजे में जो रकूम मुख्तस की जाती हैं हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, जो डिमांड क्रिएट की जाती है, उस पर भी पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती। तो ये 20 अरब रुपये का हमें मजाक ना सुनाएं। हमें और पूरी कौम को पता है कि 20,000 अरब में से 20 अरब रुपए जो हैं वो देना जो है वो कितना आसान है और कोई इशू नहीं है। लेकिन जमहूरियत को मुंजमद करने के लिए और पाकिस्तान में आइन शिकनी की खातिर ये बचगाना किस्म की जो बनाई जा रही हैं, एक्सक्यूज़ बनाई जा रही हैं और बहाने बनाई जा रही हैं, ये काम नहीं करेंगे। कौम अब खरी हो चुकी है। ये इनको लाया ज़रूर गया था और 12 महीने चलाया ज़रूर गया था, लेकिन अब मज़ीद इन्हें चलाया नहीं जा सकता। लाया ज़रूर गया है लेकिन खड़ा नहीं किया जा पा रहा। कौन से साफ़ी को उठाया गया? ये किसने कहा कि उठाया गया? किसने कहा उठाया गया? हमारे दौर में तो ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। 3 क्रिमिनल वाक़यात हुए। हमारे किस वज़ीर ने आके कहा कि हमने उठाया? देखें, फॉल्स पैरेलल ना ड्रॉ किया करें। ये जो आप आके आ जाते हैं ना, नहीं सवाल नहीं। पहली बात यह है कि फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में जो अब हो रहा है ये तो कभी हुआ ही नहीं। उसकी वजह यह है कि किसी मिनिस्टर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और फ़ख्र से नहीं बताया कि हाँ हम उठा रहे हैं ब्लास्फेमी केसेस में, टेररिज्म के केसेस में। ये जो आपने 2 वाक़यात लेके पूरी दुनिया में PDM और ये उनके कुछ लाडले फिरते हैं, वो क्राइम थे।
उनकी इन्वेस्टिगेशन हमने करवाई। आप उनको कहें खड़े हों, अब क्यों उधर जाके मिल गए हैं? खड़े हों, बताएं किसने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं ना जिसने किया है, पर्चा कराएं आके। क्यों नहीं करा रहे? आप तो पता चल गया ना किसने कराया है, तो बताएं आके, पर्चा कराएं। ये फैक्ट्स ना गलत बयान करें, इसको फॉल्स पैरेलल कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा अब आप सवाल बताइए, सवाल बताइए जी। हमारी हुकूमत के अंदर रोज़ाना सैकड़ों क्राइम होते हैं, अब भी रोज़ाना सैकड़ों क्राइम हो रहे हैं, हुकूमत नहीं कर रही जी। ये तो बताएं ना, आके उसने पर्चा कराना है, मैंने तो नहीं कराना। खुद क्यों नहीं बोलता खुल के? बताए ना उसको, कहीं पर्चा कराए जाके। आप वकील ना बने, बड़े जाती है, हमने भी मजम्मत की थी। आपको याद होगा, नहीं, आपको याद होगा, आप मुझे आके मिले थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजम्मत की थी और हमने कहा था ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, आप तसम्सुम के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और आपने वाक़ई इस्लामी की बीच में आ गई है, फ्री कैंप से मुलाकात की है, लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात में बैठे, क्या जमात इस्लामी के इनिशिएटिव से एस्टेब्लिशमेंट बैठेगी, इसकी श्योरिटी है? नंबर 2 सर, ये खबरें आ रही हैं कि 27 रमज़ान के बाद ईद के दिनों में इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार की जाएगी, क्योंकि कारकुन खासतौर पर जो खबर उठा के हैं वो अपने घरों को चले जाएंगे। क्या आप लोग इंश्योर करेंगे कि ज़मान पार्क में जो लोग इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए मौजूद हैं वो वहाँ पे मौजूद रहें? देखिए, पहली बात तो जो है मुज़ाकरात के ऊपर, अगर जिस तरह अभी हमाद अज़हर साहब ने आपके सामने जो रखे हैं, इकॉनमी के जो फैक्ट्स रखे हैं, अगर पाकिस्तान के मसाइल का सिर्फ यही हल है कि पाकिस्तान में आपने 4000 5000 PTI के लोगों को उठा के जेल में डाल देना है और उससे महंगाई कम हो जाएगी, इमरान खान को गिरफ़्तार करने से पाकिस्तान की महंगाई कम हो जाएगी, माशी मसले हल हो जाएंगे, तो हमें वैसे ही बुला लें, हम वैसे गिरफ्तारियाँ, हम तो पहले जो है हमने जेल भरो तहरीक शुरू की है, हमें आप बुला लें, हम वैसे गिरफ्तारियाँ दे देते हैं। पाकिस्तान के मसले गिरफ्तारियों से ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा पेचीदा हो रहे हैं, और मुज़ाकरात का कोई तुक नहीं बनेगी कि अगर आप एक तरफ अली जैदी को, अली अमीन गंडापुर को, इन लोगों को जेलों में डालते रहें और दूसरी तरफ आप कहेंगे हम क्या, फिर मुज़ाकरात क्या होने? अभी मुज़ाकरात का कोई माहौल ही नहीं है और हुकूमत की गैर संजीदा एफ़र्ट है मुज़ाकरात के लिए। हम पहले ही, हमारी पोजीशन यही है कि आप मुज़ाकरात करें, इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो इतने गैर संजीदा माहौल में क्या बातचीत होनी है? तो जमात इस्लामी आई है, हमने उनको भी यही रेट किया है कि जनाब आप मुज़ाकरात में, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तैयार हैं, आप आइए, बिस्मिल्लाह करिए, लेकिन ये हुकूमत संजीदा नहीं है, ना ही ज़रदारी साहब संजीदा है, ना वो। इमरान खान की गिरफ़्तारी जो है, मैंने जैसा पहले आपको कहा कि अगर तो इमरान खान की गिरफ़्तारी से और हमारी गिरफ़्तारियों से मसले हल होने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इमरान खान की कारकुन तो वहाँ वैसे ही होते हैं, वो कुछ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से थोड़ी आते हैं, हज़ारों पहले कर। पीपल्स पार्टी ने एक दिन पहले ये मौक़िफ़ लिया और अगले दिन अली जैदी को कराची में अरेस्ट कर लिया, तो या तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जो इस्टेब्लिशमेंट बैठे फैसले, जिन्होंने जो फैसले करने हैं, ये बेचारे तो वैसे ही साइड पे बैठे दही खा रहे हैं, पीपल्स पार्टी नोन वाले, इनको क्या पता है क्या करना है? आ जाए, बात करें, तीनों बैठे, एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे, रूल ऑफ द गेम बना लें। और दूसरा एक चीज़ पे मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात किस चीज़ पे हों। आइन जब वाज़े है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है, तो अब क्योंकि जरदारी की ये ख्वाहिश है कि भाई अभी उसका जो बेटा है या जो भी है वो इलेक्ट नहीं हो सकता, तो हम इसलिए आइन को मजरू कर दें और जमहूरियत को सस्पेंड कर दें। और ये इनकी आप मासूम ख्वाहिश ये देखें कि नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि क्योंकि अभी मेरी आल औलाद जो है वो नहीं कर सकता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए, कौम पूरी खड़ी हो गई है, तो हम आइन भी मुजम्मद कर दें और जमहूरियत भी मुजम्मद कर दें। और इनकी आप मासूम ख्वाहिश देखें कि ये चाहते हैं कि इदारे, तमाम इदारे, सुप्रीम कोर्ट समेत, इनकी इस ख्वाहिश के ऊपर मोहर लगा दें, वरना मरीम नवाज़ सुबह शाम उनको
डिफेम करेगी जाके तकरीरों के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर। ज़रा मासूम ख्वाहिशात तो इनकी आप देखें ना, तो बात इनसे क्या करनी है। रिजवान नहीं, हम वकला के साथ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। और वकला ने कल पाकिस्तान के सारे ही सफ़े अव्वल के वकला ने ये फ़ैसला किया है। इंशाअल्लाह ताला वो जो भी लाएमल इसका वो बनाएंगे, हम इंशाअल्लाह उसके पीछे खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट की आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान में जमहूरियत की। इस वक्त जो पाकिस्तान में जमहूरियत जिस धागे से सिर्फ जो है वो आप समझिए कि वो बाकी है, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गिर गई तो सारा जमहूरियत तो ख़त्म हो गई। इसीलिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके साथ खड़ा होना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है जो अपने राइट्स को समझता है और आइन को समझता है। नहीं, ऐसे नहीं है, ये तो क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो FIR, ये तो हर गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं हमने उठाया है। फ़र्क यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट देखें, ये जो पाकिस्तान में आज़ादी है ना, ये आज़ादी कानून और आइन के ताबे है। ये वो आज़ादी नहीं है जो गुसल खाने में होती है शायद। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आज़ाद है तो वो जो मर्ज़ी करता फिरे। इवन पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे है, वरना तो कोई भी पार्लियामेंट आए और एक रेजोल्यूशन पास करे कि जी हम ताहियात हुक्मरान है और आइन भी फारिग और वो, और आप कहेंगे जी और जियो जैसे लोग कहेंगे जी पूरा मुल्क जो है वो आज़ाद है, हम जो मर्ज़ी करें। इसलिए इलेक्शन कमीशन भी आइन के ताबे, और आइन ये कहता है आर्टिकल 181 के अंदर कि आपने जो कोई भी पाकिस्तान का ट्रिब्यूनल और कोर्ट जो हुक्म देगा कोई रकम की, वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करनी है। ये आइन है, इसको आर्टिकल 81D के तहत ये कहता है। तो इसलिए ये वो आज़ादी नहीं है जो आप समझ बैठे हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जो हुक्म है वो सारी एग्जेक्टिव और जुडिशल बॉडीज़ के ऊपर बाइंडिंग है, और स्टेट बैंक भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, और कोई भी कानून जो है वो उसके बाहर जो है ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲ ਦੌੜੋ।